हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। और मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम आजकल, तो उसमें मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फिज़िकल प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें हम लाइब्रेरी बिल्डिंग के और लाइब्रेरी फर्नीचर के कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें अलग अलग संस्था के द्वारा दिए गए हैं, और उन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे अपने मन से चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। आपको एक्चुअल मेजर्स फैक्ट्स अगर पता हैं तो आपकी यूज़फुल राइटिंग होगी। सेकेंड थिंग, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक कोड दिया जाएगा कि इस कोड का क्या मतलब है, यानी ये किस तरीके के स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे आपको अगर आता होगा तो आपका आंसर सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। A library is as good as it is displayed and exposed to users। यानी जितना आपको देख करके उसको वाइब्रेंट फील होगा, वो लाइब्रेरी उतनी ही अच्छी होगी। जितना ज़्यादा, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है, डिस्प्ले ही काम करता है, यानी हर चीज़ आपको डिस्प्ले में दिखाई जाती है। मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, ताकि यूज़र को पता चले कि हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं उसको। और अगर खुली खुली दिख रही है तो आपको भी अच्छा फील होगा वहाँ बैठने में। लाइटिंग अच्छी है तो आपका मन करेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे अच्छे से 2-3 घंटा स्पेंड कर सकती हूँ। यानी आप जैसा देखते हैं, अब उसको ऑब्जर्व करते हैं, आपको उतनी अच्छी लगती है वो। तो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए लाइब्रेरी। द फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लोकेशन, बिल्डिंग, लेआउट, फर्नीचर एक्सेट्रा। हर एक चीज़ जो है वो बोलता है, कहता है कुछ ना कुछ लाइब्रेरी के बारे में। वहाँ का फर्नीचर कैसा है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, हर चीज़ लाइब्रेरी के बारे में बताती है। क्योंकि जब हम सबसे पहले किसी चीज़ को देखते हैं, वो कैसा दिख रहा है, उसी के बेस पे हम उसको जज करते हैं कि हाँ, अगर लाइब्रेरी अच्छी दिख रही है, इसका मतलब कंटेंट भी अच्छा दे रही होगी। जब इन लोगों ने अपने लेआउट पे इतना खर्चा किया है, इट मीन्स कंटेंट पे भी खर्चा करेंगे। ठीक है। Physical environment not only plays an important role in marketing the services of library but also affect users behaviorally as well as psychologically। यानी लाइब्रेरी का जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। वहाँ का फर्नीचर भी होगा, वहाँ का डिस्प्ले जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो भी होगा, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सब कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो जो जिस तरीके की आपकी लाइब्रेरी है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, वो आपके यूज़र के बिहेवियर पे, उसके साइकोलॉजी पे भी पड़ता है। वो किस तरीके से आपके साथ में बिहेव करेगा, वो किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर अडॉप्ट करेगा, उस पर भी पड़ता है। अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर, द बुक एंड द लाइब्रेरियन टेक्स प्लेस। ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज, द रीडर सीक्स नॉलेज। देखिए किन चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है, तीन है। एक रीडर है, एक किताब है, और एक लाइब्रेरियन है। कैसे हो रहा है, जो रीडर आया है यानी जो यूज़र है, उसको नॉलेज चाहिए, ठीक। और जो किताबें हैं, उनके पास वो नॉलेज है, वो उनमें वो कंटेंट है जिससे उसको वो नॉलेज मिलेगी। लाइब्रेरियन क्या कर रहा है, वो लाइब्रेरी का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जिससे कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल हो सके। तो वो ब्रिज का काम कर रहा है बीच में। द लाइब्रेरी मस्ट बी प्लान्ड वेल। द बिल्डिंग मस्ट बी सो लोकेटेड दैट इट इज़ ईजिली अप्रोचेबल बाय द क्लाइंटियल। It is so designed that it is inviting and attractive. Books, in its widest meaning, are so arranged that one can easily locate them. Furniture is comfortable to use and the lighting easy on the eyes। आपको क्या बताने की कोशिश हो रही है, सिर्फ यही कि भाई देखिए, आपको अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। आप कैसे करेंगे, आप अपनी लाइब्रेरी का डिस्प्ले अच्छा बनाइए, लाइब्रेरी में लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी कीजिए, फर्नीचर कंफर्टेबल लेकर के आइए, ठीक है, इस तरीके का कि यूज़र को वहाँ पर बैठने में सुविधा हो। अब अगर आपकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत गर्म एरिया में है, ठीक है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर यूजुअली बहुत हाई रहता है, तो आपको वहाँ पर एसी वगैरह लगाना चाहिए, ताकि यूज़र जो है वहाँ पर आना चाहे, कंफर्टेबल होकर के बैठना चाहे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपका ध्यान भी नहीं लगेगा, आपको पसीना टपक रहा है, आप किताब लेकर के बैठे हैं। कम ही बच्चे होते हैं जो ज़्यादा देर तक उस इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ठंडी जगह में है तो वहाँ पर हीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्लोअर्स की ज़रूरत होगी वहाँ पे, ताकि देर तक बैठा जा सके। और ठंडे एरिया में आप लकड़ी के अगर बेंचेस रख देते हैं या चेयर रख देते हैं तो बैठने में दिक्कत होती है। वहाँ पे कुशन बेस्ड होना चाहिए, ताकि आराम से कंफर्टेबल होकर देर तक बैठा जा सके। लाइब्रेरी बिल्डिंग, libraries come in various types and sizes to fulfill certain specific needs of the community it is established to serve। लाइब्रेरी अलग अलग तरीके की होती है, टाइप्स की होगी, उसके साइज़ अलग अलग होंगे, बेस्ड ऑन कि वो किसके लिए बनाई गई है।
है ना। क्योंकि स्पेशल लाइब्रेरी हो सकती है, पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है, एकेडमिक लाइब्रेरी हो सकती है, एकेडमिक में भी अलग कैटेगरी होती है, तो जिसके लिए बनाई गई है उसके बेस्ड ऑन दैट उसका साइज, उसका टाइप अलग होगा। दस वी कैन हैव अ सिंगल रूम विलेज पंचायत और स्कूल लाइब्रेरी, टू gigantic edifice spread over acres of national library. It may handle a couple of reluctant readers a day or may have to cope with a huge rush of knowledge seekers. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई लाइब्रेरी जो है वो एक छोटा सा रूम भी हो सकता है जहाँ पे 2-4 लोग आ रहे हैं, या फिर जैसे हमारी नेशनल लाइब्रेरी है कई एकर्स में फैली हुई हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स आ रहे हैं, एक ही समय पे आ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आ रही है। तो आपको दोनों सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आप कैसे टैकल करेंगे, मतलब आपकी लाइब्रेरी में अगर रश बहुत ज़्यादा होता है तो आपके स्पेशल प्लान्स होंगे, स्पेसिफिक प्लान्स होंगे, किस तरीके से आप उनको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्रेम रिजिड गाइडलाइंस विच विल बी इक्वली एप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशंस। ये भी कह दिया गया कि भाई स्टैंडर्ड्स की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस यानी कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रिजिड रूल्स नहीं है कि आपको एज इट इज़ फॉलो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जब लाइब्रेरी का प्रकार अलग है, उसका साइज़ अलग है, अलग तरीके के यूज़र को वो डील कर रहा है, तो सेम रूल्स सब में अप्लाई कैसे हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। आगे यूज़र की बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द यूज़र्स इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टाइल, idiosyncrasies, needs, opinions, प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंसेस, इवैल्यूएशन, एटीट्यूड, सारी चीज़ें हर अलग अलग तरीके से अपने यूज़र को समझने की कोशिश करें। साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द यूज़र आर टू बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन इन प्लानिंग एंड लाइब्रेरी बिल्डिंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द यूज़र यानी द क्लाइंटियल। 3 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ लाइब्रेरीज आर रिकग्नाइज, जैसे एकेडमिक, पब्लिक। हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अपने यूज़र्स को, उनके डिमांड्स को समझने की कोशिश करें, तभी आपकी लाइब्रेरी सक्सेसफुल होगी। और बेस्ड ऑन की जो यूज़र ग्रुप है वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज भी बनाई जाती हैं। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा भी है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। अब लोकेशन यानी साइट की बात करेंगे। लाइब्रेरी कहाँ पर लोकेटेड होनी चाहिए। लोकेशन सिलेक्शन डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक कन्वीनियंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम, जोग्राफिकल यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, नॉइस, ट्रैफिक, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसा है वहाँ पर। देखिए लाइब्रेरी जब आप बनाते हैं, अगर आप किसी एक बिल्डिंग में बना रहे हैं तो वहाँ पे भी ये ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा शोर शराबा ना आए वहाँ पे, ऐसी जगह पर हो कि किसी कॉरिडोर में, यानी अगर एक बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर में है तो एक कॉर्नर पे बनाई जाती है कि वहाँ पर लोगों का आना जाना, चहल कूद बहुत कम हो, वहाँ पे आसपास ऑडिटोरियम ना हो, वॉशरूम्स वगैरह ना हो, कॉमन रूम ना हो, ताकि नॉइस ना है वहाँ पर ज़्यादा। तो अगर आप कहीं अलग से एक पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, तो वहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आसपास ट्रैफिक तो नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसी लोकेशंस पे भी लाइब्रेरी बनती हैं, लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर आप अवॉइड कर सकें ट्रैफिक को, नॉइस को, सारी चीज़ों को, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए पहाड़ों में लाइब्रेरीज़ भी बनती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर पहुँचना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कन्वीनियंस नहीं होता, यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थोड़ी कम होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है, ताकि यूज़र को वहाँ जाने में कन्वीनियंस हो। हर यूज़र जो है उसके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा। So a library should be centrally located so that it is easily accessible to the clientele, यानी हर जगह, अगर सिटी में है तो सिटी के सेंटर में होना चाहिए, अगर किसी कॉलेज में है तो कॉलेज के सेंटर में होनी चाहिए। If one is fortunate to have the opportunity to plan a library building right from the beginning, one should select a location which is most convenient for the clientele it is going to serve। यानी अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक नई लाइब्रेरी बिल्कुल शुरू से इस्टेब्लिश करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यूज़र को क्या अच्छा लगेगा, ठीक है, उसको कहाँ से कन्वीनियंस मिलेगी, ऐसी लोकेशन आप चूज़ करें। इट शुड बी लार्ज इनफ टू हैव प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये कह रहे हैं कि भाई लाइब्रेरी जब आप बनाएंगे तो 5वां लॉ कहता है दैट लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये हमेशा इसकी ग्रोथ होती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इनिशियल या स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, उसमें हमें दिखता है कि लाइब्रेरी ग्रो कर रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसकी जो विजिबल ग्रोथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी ग्रोथ हो रही होती है लेकिन वो हमें दिखती नहीं है।
तब हमारा कंटेंट ग्रो कर रहा होता है, हम कंटेंट की उसमें रिच हो रहे होते हैं और ज़्यादा ऐड कर रहे होते हैं वॉल्यूम्स को। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमेशा ये प्रोविज़न लेकर के चलना चाहिए कि लाइब्रेरी में हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके का एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी के आसपास जगह खाली रहे, थोड़ा सा ग्राउंड बाउंड्री लगा करके कवर कर लीजिए, और वर्टिकल यानी कि और फ्लोर्स जो हैं वो हम ऐड कर सकें, ऐसा रहना चाहिए जगह। रिसोर्सेज, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी बिल्डिंग आर, कौन कौन सी चीज़ें हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी, टाइप ऑफ द लाइब्रेरी, स्टेटस ऑफ द लाइब्रेरी, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, कंपेटिटर्स, नेचर ऑफ लाइब्रेरी यूज़र, कंस्ट्रक्शन फीचर, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। सिर्फ हम जो डॉक्यूमेंट्स एक्वायर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का मतलब फिजिकल फॉर्म यानी किताबें, मैगज़ीन जो कि प्रिंट भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं, वो साथ साथ में हमारा ई बुक्स वगैरह, और जो भी हम क्या बोलते हैं डेटाबेसेस एक्वायर करते हैं, हर एक चीज़ हमारे रिसोर्स में आ जाएगी। साथ में हम जितना भी फर्नीचर या इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो भी हमारा रिसोर्स में आएगा। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी रिसोर्सेज में ही आएंगे। फिर आता है साइज़ की बारी। द साइज ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ क्लाइंटेल इट इज़ गोइंग टू केटर टू वैरायटी एंड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। डॉक्यूमेंट टाइप, साइज इस बेस पे हमें सिलेक्ट करना चाहिए किसी भी लाइब्रेरी बिल्डिंग का कि हमारे पास कितने यूज़र आने वाले हैं, किस तरीके के आने वाले हैं, कैसा डॉक्यूमेंट हम अपने पास में रखेंगे, किस किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट रखेंगे, ये सारी चीज़ें। और हमारा जो स्टाफ है वो कितना होगा, यानी अगर आपके पास में पूरी 4 मंजिला एक बिल्डिंग है जो कि लाइब्रेरी को वो है लाइब्रेरी के लिए डेडिकेटेड है, तो डेफिनेटली अलग अलग सेक्शंस होंगे। अब अलग सेक्शन है तो हर एक स्टाफ के लिए अलग केबिन भी बनेगा, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए उसमें। एंड ऐसा कहा गया है कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो कि 5th लॉ को डेडिकेटेड है। देयर इज़ अ लिमिट टू ग्रोथ एज फार एज लाइब्रेरी स्पेस इज कंसर्न। नॉर्मली लाइब्रेरी बिल्डिंग इज प्लान्ड विद अ 15-20 ईयर ग्रोथ इन व्यू। इसमें कहा गया है कि देखिए लाइब्रेरी बिल्डिंग जब आप बनाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है, यानी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन लाइब्रेरी की ग्रोथ की भी तो एक लिमिट है ना। और वो लिमिट कहाँ तक है? जब तक आपकी लाइब्रेरी में स्पेस है तभी तक आप ग्रो कर पाएंगे, उसके बाद रुक जाएगी। इसीलिए एक्सपेंशन कर सकें थोड़ा सा चीज़ों को, उसके लिए प्रोविज़न पहले से रखना चाहिए। और हम अगर आज मैं लाइब्रेरी बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल का आगे सोच करके रखूँगी, उसके बाद का नहीं। तो ये भी ठीक है, इतना भी अगर आप करते हैं तो इट इज़ गुड। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें एक लाइन लिखी हुई है एज़ फार एज द बिल्डिंग स्पेस इज़ कंसर्न्ड, तभी तक हमारी लाइब्रेरी ग्रो करती है। नहीं, अब हमारे पास क्लाउड बेस्ड फैसिलिटी भी आ गई है, तो उससे क्या हुआ है, ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी स्पेस की वो ख़त्म हो गई है कि अब आप ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल कंटेंट इतना ज़्यादा आपके पास में अवेलेबल रहता है कि आपको लाइब्रेरी में अगर फ्लोर पे जगह नहीं भी है, आप क्लाउड में डेटाबेसेस में उसको स्टोर करके अपने यूजर्स को फैसिलिटी दे सकते हैं। There are a lot of ephemeral materials accumulated in the library over the years, old catalogs and brochures, new bulletins, old textbooks, outdated reference books, torn fiction। यानी ऐसा मटेरियल जो कि कुछ सालों के बाद में अपनी वैल्यू खो देता है। उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें कुछ पुरानी किताबें हो सकती हैं, कैटलॉग हो सकते हैं, और न्यूज़ बुलेटिन हो सकते हैं, रेफरेंस बुक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसी किताबें जो फट गई हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रहे हैं। ऐसी किताबें जिनका यूज़ ही नहीं है, जिनका कंटेंट अब इस्तेमाल लायक नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेमतलब की स्पेस एक्वायर कर रहे हैं लाइब्रेरी में। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको वीड आउट कर देना चाहिए, उसको हटाते रहना चाहिए समय समय से, ताकि दूसरी चीज़ों के लिए स्पेस बन सके। फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी द स्टैक एरिया में हैव लो सीलिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपका स्टैक एरिया है उसकी सीलिंग कैसी होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए कंपेयर टू अदर एरियाज़। यानी जो स्टैक एरिया है वहाँ की सीलिंग कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, बाकी जगहों की जो है वो हाई हो सकती है। फॉर इफेक्ट द लॉबी में हैव हायर सीलिंग। अबव ऑल लाइब्रेरी रिक्वायर्स फ्लोर स्ट्रॉन्गर देन अदर ऑफिस बिल्डिंग्स टू विथस्टैंड द लोड ऑफ स्टैक्स। आपने देखा होगा ना कि लाइब्रेरी में एक फ्लोर ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे अलमीरा भरे हुए हैं, यानी 25-30 अलमीरा हैं और सबके सब एकदम फुल्ली लोडेड हैं, बहुत सारी किताबें हैं उसमें, और
फ्लोर पे भी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा फ्लोर जो है वो मजबूत होना चाहिए बाकी ऑफिस बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए लोड को बियर करने की, वरना वो फ्लोर टूट जाएगा और नीचे जो ऑफिस रूम वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर डैमेज होगा। ठीक है। फ्लोर की हाइट जो है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड अवॉइड इंटीरियर लोड बियरिंग वॉल्स, यानी बेमतलब का सिर्फ फैंसी डेकोरेशन के लिए वॉल्स पे कुछ भी चीज़ें ना बनाएं जिससे कि उसका एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है। और कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव रूम्स होने चाहिए, सिंपल फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि फंक्शनल यूजफुलनेस ऑफ द बिल्डिंग एज पर स्टैंडर्ड्स। सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी बिल्डिंग आर, क्या कह रहे हैं कि फंक्शंस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी, यानी वो लाइब्रेरी किस लिए बन रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है इसकी बजाय कि वो कितनी सुंदर हो जाए। अट्रैक्टिव तो होनी चाहिए। देखिए आपने देखा होगा ना, अपनी बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी लाइब्रेरीज़ की, बहुत ही कलरफुल होती हैं, आपको देख करके अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। लाइब्रेरी के बोर्ड्स बड़े प्यारे लगते हैं कि बहुत सारी कलरफुल चीज़ें हैं, कोट्स लिखे हुए हैं, लोगों की पिक्चर्स लगी। वो क्यों लगा है? वो यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए तो लगाया जाता है कि जब आपके आई कैची अगर वो नहीं होगा तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे? आपकी आंखें अगर वो पिक्चर को देख करके, वो कोड को देख करके रुके ना, तो फिर आप लाइब्रेरी में एंटर कैसे करेंगे? तो इसलिए वो वेलकमिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपको देख करके मन करे कि हाँ लाइब्रेरी में जाएं और बैठें, अपना टाइम स्पेंड करें। लेकिन सिर्फ खूबसूरती ज़रूरी नहीं है, वहाँ का कंटेंट भी मैटर करता है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखा जाए। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में ज़्यादातर डेकोरेशन क्या होता है कि किताबों को अलग अलग तरीके से सजाया जाता है, इस तरीके से कि वो डिस्प्ले में दिखें, उसका टाइटल दिखे। ठीक है, कलरफुल किताबें हैं, उसमें क्या टाइटल है, किस तरीके से उनको रखा गया है वो दिखता है। लाइब्रेरी में वॉल्स अगर जो खाली पड़ी हुई हैं तो उसमें पिक्चर्स बना दी जाती हैं, कुछ कोट्स लिख दिए जाते हैं, इस तरीके का डेकोरेशन होता है, खाली फैंसी चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं। अब इवोल्यूशनरी स्टेप्स इन ओरिएंटेशन एंड शेप ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग आर, लाइब्रेरी बिल्डिंग के कुछ शेप्स बताए गए हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है वो आपके लिए मिलता है। आई शेप, टी शेप, एल शेप, यू शेप एंड ओ शेप। इस तरीके का अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आप ऑक्यूपाई कर पाएंगे लाइब्रेरी के लिए, मतलब वेस्टेज कम होगा फ्लोर एरिया का। और शेप, अ 3:2 रेक्टेंगल विद डोर हाफ वे अलॉन्ग वॉल, रेशियो भी बताया गया है, शेप भी बता दिया गया है कि भाई रेक्टेंगल होना चाहिए, और वॉल जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द वॉल में होनी चाहिए, दोनों तरफ से वॉकिंग डिस्टेंस सेम रहे। प्राइमरी फ्लोर जो है वो बड़ा होना चाहिए बाकी फ्लोर से। सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं, भगवान न करे अगर कभी आग वाग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? आपके पास डोर्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, एक ही डोर होगा तो भगदड़ मचेगी, लोग निकल नहीं पाएंगे। अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, आग लगेगी तो आपके पास कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं होंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ऐसी कंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि जगह जो है वो कम पड़ती है, जैसे कि बालकनी वगैरह ना बनवाएं और कोई फैंसी डेकोरेशंस ना करवाएं। सिटिंग इकोनॉमिक्स लाइक साइज ऑफ द टेबल, स्टीलिंग स्पेस फ्रॉम एसल्स टू बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन, यानी जो टेबल है वो भी आपको मेज़र में ही बनानी चाहिए, ऐसा ना बनवाएं कि जिससे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो, लोग कम बैठें। और जो यानी ग्लास का यानी शीशे का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ग्लास डोर्स या खिड़कियों में बहुत ज़्यादा कांच अवॉइड करें। सर्कुलेशन एरिया के बारे में क्या कहते हैं? अलॉन्ग विद द रीडिंग रूम, द सर्कुलेशन एरिया इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, क्योंकि सबसे पहले जब यूज़र आता है तो वो कहाँ जाता है? सर्कुलेशन सेक्शन की तरफ ही जाता है किताबों के बारे में पूछने के लिए। अगर आपने एक मे आई हेल्प यू करके डेस्क बना रखा है तो वो वहाँ जाएगा, अदरवाइज सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? हम सर्कुलेशन सेक्शन पे ही विजिट करते हैं पूछने के लिए अपनी क्वेरीज को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, सिंस इट इज़ इन दीज प्लेसेस दैट द रीडर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लाइब्रेरी पर्सनल एंड फैसिलिटीज़। सबसे पहले लाइब्रेरी के जो स्टाफ है उससे इंटरेक्शन कहाँ पर होता है? तो सर्कुलेशन सेक्शन पे ही होता है, काउंटर पे होता है। हैज़ ग्रेट डील ऑफ थॉट एंड अटेंशन शुड बी गिवन टू देयर प्लानिंग, इसलिए इस सर्कुलेशन एरिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो स्टैक्स हैं, स्टैक्स आर द स्टोरेज स्पेसेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट इन अ लाइब्रेरी। स्टैक्स में हम अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जनरली फाउंड इन लाइब्रेरी आर, किस किस तरीके का डॉक्यूमेंट मिलेगा? बुक्स एंड मोनोग्राफ, पैम्पलेट्स एंड ब्रोचर्स, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, इस तरीके की चीज़ें।
स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज में हैव साइजेबल कलेक्शन ऑफ पेटेंट, स्टैंडर्ड, मैप, ड्राइंग, रिकॉर्ड, कैसेट्स, अलग अलग तरीके की, जितना भी आप सोच सकते हैं हर तरीके का कंटेंट लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा। एक ही लाइब्रेरी में नहीं होगा, लेकिन अलग अलग लाइब्रेरी के यूजर्स के बेसिस में वहाँ पे कंटेंट मिलेगा आपको। तो ऑब्वियसली स्टोरेज एंड डिस्प्ले डिवाइसेस ऑफ दीज डाइवर्स मटेरियल ऑफ वेरियस साइज, शेप, फॉर्मेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी सेम। जब डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके का है तो उसको स्टोर करने के लिए भी अलग तरीके का अरेंजमेंट होगा, उसको डिस्प्ले करने के लिए अलग तरीके का डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। नॉर्मली अ बुक शेल्फ ऑफ स्टैंडर्ड 85 सेंटीमीटर रन कैन होल्ड 25 बुक्स, यानी इस साइज़ की जो शेल्फ है वो कितनी 25 किताबें रख सकती है, और 15 बाउंड वॉल्यूम्स, या तो किताबें या इतनी पीरियोडिकल्स। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रैक की हाइट क्या होनी चाहिए, 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसमें कितने शेल्फ होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। एक शेल्फ की क्या साइज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, और 5 शेल्फ फॉर बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ पीरियोडिकल्स। रिकमेंडेड शेल्फ डेप्थ क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक। इन बिगर लाइब्रेरीज फॉर लेस यूज्ड मटेरियल्स कॉम्पैक्ट शेल्विंग इज़ रिकमेंडेड टू सेव स्पेस। कॉम्पैक्ट शेल्विंग क्या होती है, जहाँ पे दो शेल्फ जो हैं उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता है, बिल्कुल क्लोज, इतनी क्लोज होती हैं कि आप उसके बीच में नहीं जा सकते हैं। इस तरीके की शेल्विंग यहाँ लबासना देहरादून में भी है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह को रखने के लिए यूज़ की जाती है। उसमें आपको एक छोटा सा गियर टाइप का कुछ लगा रहता है, उसको आप जब रोटेट करेंगे तो ये शेल्फ जो है वो धीरे धीरे ट्रॉली के चेम्बर्स लगे रहते हैं नीचे, उसमें वो शिफ्ट हो जाती हैं। यानी दो शेल्फ के बीच में स्पेस बनाने के लिए आपको उसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, वो खिसकेगा, फिर आप उसके अंदर जाइए, गैलरी की तरीके से जगह बन जाती है, वहाँ से जा करके आपको जो भी चाहिए वो चीज़ लेकर के आ जाइए। इससे क्या होगा कि हमें उतनी स्पेस छोड़ने की ज़रूरत है जितने में एक अलमीरा पीछे की तरफ को खिसक जाए। एक पीछे की तरफ को शिफ्ट हुई है तो हम बाकी को भी धीरे धीरे उधर की तरफ को स्क्रॉल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में जिस रैक में जाना है वहाँ से जा करके हम अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आ सकते हैं। ये तब किया जाता है जब आपको वो उस सेक्शन में लोगों को कम विजिट करवाना है, या लोग वहाँ कम जाते हो लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट रखना पड़ रहा है अपने पास में। चार्जिंग डेस्क, नॉर्मली द काउंटर इज प्लेस एट द मेन एंट्रेंस। जहाँ से आप बुक इशू रिटर्न करते हैं वहाँ वो काउंटर जो है वो आपका मेन एंट्रेंस पे रहता है। An adequate space is kept for easy entry and exit. Size of the counter will depend on the number of reader. कितने लोग आ रहे हैं, आपको कितने लोग यूजर्स को एक बार में सर्व करना है, उसके बेसिस पे आपका काउंटर का साइज बनाया जाता है। अ प्रॉपर्टी काउंटर और अ पिजन होल रैक इज जनरली प्लेस्ड नियर द इशू काउंटर। अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉपर्टी काउंटर रखा जाएगा। प्रॉपर्टी काउंटर मतलब एक लकड़ी की अलमीरा रख दें जो पिजन होल टाइप की होगी, यानी जिसमें अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस बने होंगे, या फिर एक ओपन रैक रख दीजिए जहाँ पर लोग अपने सामान, अपने बिलोंगिंग्स को रख सकें। और दूसरी चीज़ क्या है कि डिस्प्ले बोर्ड, यानी वहाँ पर आप एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगा सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि ज़्यादा समय यूज़र वहाँ पर बिताते हैं। रीडिंग रूम, देयर शुड बी एडिक्वेट स्पेस लेफ्ट फॉर मूविंग अराउंड विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। यानी आप किसी टेबल पर बैठे हुए हैं और वो टेबल इतनी बड़ी है कि उसमें 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो आप 2 लोगों के बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए। और अगर आप वहाँ से उठते हैं या किस तरीके का मूवमेंट करते हैं तो उससे आपकी वजह से किसी और को डिस्टर्ब ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। फॉर बुक्स एंड पीरियोडिकल रीडिंग रूम रफली 1 स्क्वायर मीटर एरिया इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर ईच रीडर्स स्पेस इन अ पब्लिक और एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है। एंड द सेम may go up to 2.75 स्क्वायर मीटर इन अ स्पेशल लाइब्रेरी। इन अदर वर्ड्स स्पेस पर रीडर, यानी एक रीडर को इतनी स्पेस अपने आसपास चाहिए होती है जो वो कवर करता है। सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, लाइब्रेरियन रूम, ये कुछ है सेक्शंस हैं अलग अलग जो हर एक लाइब्रेरी में होते हैं, तो इनका अलग से चेम्बर बनता है। लाइब्रेरी फर्नीचर की बात करेंगे। देखिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग की बात हो गई, अब हम आ रहे हैं अपने फर्नीचर के ऊपर। जनरली लाइब्रेरी फर्नीचर जो है वो 2 तरीके का होता है, या तो लकड़ी का होगा या मेटल का होगा। और आजकल के समय में प्लास्टिक फर्नीचर का बहुत ट्रेंड चल गया है, अलग अलग अट्रैक्टिव और बहुत मजबूत टाइप के मिल रहे हैं, उसको भी लोग यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू विजिट सम लाइब्रेरी। सबसे पहले अगर आप नई लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं तो आपको अपने यहाँ कैसा अरेंजमेंट रखना है उसको समझने के लिए आप 1-2 लाइब्रेरीज़ को विज़िट कर लें। वहाँ जा कर के आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब हमें जो भी चीज़ें अपने यहाँ रखनी हैं, जो भी परचेज़ करनी है, वो किस आधार पे होगी, हमारी ज़रूरत के आधार पे।
प्राइमरी बिल्डिंग कैसी है, हमारे यूजर्स किस तरीके के हैं, ठीक है, इसके आधार पर। द काइंड ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड, किस तरीके का सामान हमें अपने पास में रखना है, उसको कैसे अरेंज करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, इन सब चीज़ों के आधार पर ही हम अपना फर्नीचर जो है वो परचेज़ करेंगे। पिजन होल टाइप का डिस्प्ले रैक होगा हमारा। ये मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करी है, डिस्प्ले स्टैंड यानी कि पीरियोडिकल जहाँ पे हम अरेंज करके रखते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। कैटलॉग कार्ड के लिए कैबिनेट अलग से होता है। बुक ट्रॉली और डिस्प्ले रैक न्यू एक्विजिशन के लिए, एटलस स्टैंड, न्यूज़पेपर स्टैंड, ये सब चीज़ें लाइब्रेरी में बेसिक नीड्स में आती हैं। लाइब्रेरी इक्विपमेंट, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड इन द लाइब्रेरी इज़ स्टैंडर्ड ऑफिस इक्विपमेंट, यानी किसी भी ऑफिस में जिस तरीके का सामान यूज़ होगा उसी तरीके का एक लाइब्रेरी में भी यूज़ होता है। फाइलिंग इक्विपमेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग इक्विपमेंट है, माइक्रोफॉर्म रीडिंग इक्विपमेंट, कॉपिंग इक्विपमेंट, नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग फाइलिंग इक्विपमेंट, मिसलिनियस सप्लाईज रिक्वायरमेंट। मिसलिनियस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बाकी किसी सेक्शन में नहीं आई। स्टूल, लेडर, अगर आपके पास ऐसी शेल्फ है जो कि बहुत हाइट में बहुत ज़्यादा है तो आपको स्टूल प्रोवाइड करना होता है यूज़र को, ताकि वो क्लाइंब करके वहाँ तक पहुँच सके। और स्टोरेज कैबिनेट जो कि मेटल के भी हो सकते हैं। एंड वंस विद ग्लास डोर्स फॉर रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपने देखा होगा लाइब्रेरी में बहुत जगह पे ऐसी अलमीरा होती है जिसमें लॉक करने का भी सिस्टम होता है, साथ में उसमें ग्लास लगा होता है हर एक ड्रॉर में, ताकि आप अंदर कौन सी बुक्स रखी हैं उसको देख सकें। इलेक्ट्रिक स्टाइलस फॉर राइटिंग ऑन द स्पाइन ऑफ द बुक, रिवॉल्विंग स्टैंड्स, बुलेटिन बोर्ड, नेम एंड अदर साइन बोर्ड्स, लाइटिंग एंड पावर। स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस, इन इंडिया द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसका रिनेम करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कर दिया गया था, हैज़ ब्रॉट आउट स्टैंडर्ड्स, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं। दीज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नेसेसरी गाइडेंस टू द लाइब्रेरियन इन चूजिंग द राइट डिज़ाइन with functional efficiency. The National Institute of Design Ahmedabad has also done considerable work in designing functional library furniture. More discussion about standards for library building, furniture, equipment and lighting. देखिए ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए दिए गए हैं, लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स को हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत रेयरली आपको मिलेंगे कहीं पर पढ़ने के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, ठीक है, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। लेकिन आपने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन्होंने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक। अब वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं जो पहले नहीं पूछी जाती थी। जैसे अब कोलन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वो क्या नाम है क्वेश्चन पेपर्स में कोलन का आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से ये भी एक टॉपिक है जो कि हम कम ध्यान देते हैं जिसकी तरफ, लेकिन अब इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर लें अपने लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि नियर जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं दिख जाए। तो सबसे पहले IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स 1553 जो है 1989, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, प्राइमरी एलिमेंट इन द डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि 1553 1989 ये कौन से स्टैंडर्ड की बात करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पता ही नहीं ये किस चीज़ की बात कर रहा है। ये बात करता है सबसे पहले लाइब्रेरी के बिल्डिंग की डिज़ाइन की, ठीक है। जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये 1553 वाले उसमें कहा गया है स्टैंडर्ड में। फिर आता है आपके पास में 1829 पार्ट 1 1976, ये लाइब्रेरी के फर्नीचर और फिटिंग की बात करता है, लेकिन टिम्बर बेस्ड यानी लकड़ी के बने हुए फर्नीचर की बात करता है। 2672 1966, ये बात करता है लाइब्रेरी की लाइटिंग की, कि वहाँ पे लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। 4116 1988, ये वुडन शेल्विंग कैबिनेट्स की बात करता है। अब ऐसे ही नीचे आप देखेंगे 1829 यानी 1829 पार्ट 2 1993, ये भी लाइब्रेरी के फर्नीचर की बात कर रहा है, लेकिन कैसे, स्टील बेस, ठीक है। 3313 1994, स्टील फाइलिंग कैबिनेट फॉर जनरल ऑफिस पर्पस, यूज़ तो लाइब्रेरी में ही हो रहा है लेकिन ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होगा। 1829 ये वही रिपीट हो गया है। तो आप इनको एक बार रीड अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। और इसके साथ में ये टॉपिक पूरा हुआ हमारा लाइब्रेरी फर्नीचर्स की, इक्विपमेंट्स की और बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स की हमने इसमें बात करी है। और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।